मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 3 इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन में चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। ये जो यूनिट है यूनिट 3 इसकी मैक्सिमम वेटेज है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, दैट इज ऑफ 12 मार्क्स, राइट। और इस यूनिट के न्यूमेरिकल्स और थियोरी पार्ट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये यूनिट काफी टफ लगता है। आई विल डू माई लेवल बेस्ट टू मेक दिस यूनिट इजी फॉर यू। एग्रीगेट डिमांड मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने मार्केट डिमांड पढ़ा था और मार्केट डिमांड क्या है, माइक्रो कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि उसमें हम सिर्फ एक गुड की डिमांड की बात करते हैं, राइट, बाय ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स। पर एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस होने वाली सारी गुड्स की कलेक्टिव डिमांड है बाय ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, राइट। तो एग्रीगेट डिमांड इज व्हाट? इट इज व्हाट द टोटल डिमांड फॉर गुड्स, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर का मतलब हुआ कि एडी जो है, एडी इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, राइट। ये पूछा जा सकता है कि एग्रीगेट डिमांड फ्लो कॉन्सेप्ट है या स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब इकोनॉमी में अलग अलग तरह की गुड्स प्रोड्यूस होती है, जैसे मिल्क, जैसे क्लोथ, मशीनरी, और हर एक कमोडिटी का जो यूनिट होता है, हर एक गुड का जो यूनिट होता है वो डिफरेंट होता है। कोई केजी में है, कोई मीटर में है, कोई लीटर में है। तो मिल्क की डिमांड 30 लीटर, क्लोथ की डिमांड 40 मीटर, तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते, राइट जी। तो एग्रीगेट डिमांड जो है दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि डिमांड करने का मतलब क्या है कि हम गुड्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो एग्रीगेट डिमांड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच ऑल द सेक्टर्स, और हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स हैं, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, राइट। तो एग्रीगेट डिमांड इज टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच ऑल द सेक्टर्स आर प्लान टू स्पेंड। यहाँ प्लान टू स्पेंड का मतलब क्या है कि लोग, यहाँ पर हम जो एडी की एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं वो हम एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड की बात नहीं कर रहे कि एक्चुअली लोग कितना खर्च कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि लोग कितना प्लान कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब हम यहाँ पर कौन सी डिमांड पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडिंग हियर ex ante aggregate demand, right? So ex ante aggregate demand is what? Total amount of money which all the sectors plan to spend on the purchase of goods and services produced in an economy during an accounting year, right? फॉर एग्जाम्पल इंडिया में ड्यूरिंग अ ईयर जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, राइट, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उसके ऊपर हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर कितना खर्च करने का प्लान कर रहे हैं, राइट, दैट इज व्हाट एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर मैंने बोला ये ex ante डिमांड, और एक होती है एक्स पोस्ट एडी। और एक्स पोस्ट एडी क्या होती है? दैट इज व्हाट टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच ऑल द सेक्टर्स, राइट, एक्चुअली स्पेंड, एक्चुअली प्लान नहीं, actually spends on purchase of goods and services produced in an economy during an accounting year. That means ex ante AD में planned expenditure on goods and services, right? और ex post AD में, ex post AD में क्या होगा? Actual expenditure on goods and services, right? इसका मतलब aggregate demand is similar to aggregate expenditure. Next हमारा टॉपिक है components of aggregate demand। और कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड को समझने के लिए फिर से उसी डेफिनेशन को, एडी की डेफिनेशन से समझते हैं, राइट। तो मैंने आपको बताया कि एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड इज व्हाट टोटल अमाउंट ऑफ मनी which all the sectors, that is household, firm, government and rest of the world sector are planned to spend on the purchase of goods and services, right, produced in an economy during an accounting year. तो हाउसहोल्ड सेक्टर किन गुड्स के ऊपर खर्च करता है? हाउसहोल्ड सेक्टर कंज्यूमर गुड्स के ऊपर खर्च करता है, राइट। तो एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स बाय हाउसहोल्ड सेक्टर वो क्या हो जाएगा? हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट दूसरा, फर्म सेक्टर जो गुड्स के ऊपर खर्च करता है। फर्म सेक्टर क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। प्राइवेट फर्म्स की बात यहाँ पर कर रही हूँ। तो जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो क्या कर रही हैं? प्रोडक्शन कर रही हैं, और प्रोडक्शन के लिए उन्हें मशीनरी पर खर्च करना पड़ेगा, उन्हें इन्वेंट्री मतलब रॉ मटेरियल वगैरह के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। तो प्राइवेट फर्म्स जो प्रोड्यूसर गुड्स के ऊपर खर्च करती हैं उसे क्या बोलते हैं? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। थर्ड, गवर्नमेंट जो है वो कंज्यूमर गुड्स के ऊपर भी खर्च करती है और प्रोड्यूसर गुड्स के ऊपर भी खर्च करती है। तो थर्ड जो कंपोनेंट हुआ एडी का वो हुआ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दैट इज सम ऑफ गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, फोर्थ हमारा सेक्टर जो है, राइट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, जैसे हम भी उनको कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स सेल करते हैं वो हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा, राइट। और हम भी उनसे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर गुड्स बाय करते हैं वो हमारा इंपोर्ट हो जाएगा, राइट। तो एक्सपोर्ट तो हमारी गुड्स के ऊपर खर्च हुआ, मतलब एडी क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स, जो एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुई है उनके ऊपर जो खर्चा है, जो एक कंट्री में प्रोड्यूस हुई है, राइट। तो एक्सपोर्ट तो हमारी गुड्स के ऊपर खर्चा हुआ तो वो तो एडी में इंक्लूड होगा, मतलब प्लस होगा। पर इंपोर्ट क्या है? हम उनकी गुड्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं तो वो इंक्लूड नहीं होगा।
इसका मतलब एक्सपोर्ट जो है अगर वो बढ़ता है तो एडी बढ़ जाएगी, मतलब हमारी गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर हम उनकी गुड्स ज्यादा खरीदते हैं मतलब इंपोर्ट करते हैं तो एडी कम हो जाएगी, राइट। तो फोर्थ कंपोनेंट जो एडी का हुआ वो हुआ नेट एक्सपोर्ट्स। तो एडी के कंपोनेंट्स क्या हुए, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और हाउस होल्ड मतलब फैमिली, और एक फैमिली का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो किस पर डिपेंड करता है, फैमिली की इनकम पर डिपेंड करता है। हाउस होल्ड कंजम्पशन को हम सी से डिनोट करते हैं और वाई इज फॉर इनकम, राइट। और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, एक प्राइवेट फर्म जो है वो जब भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो वो दो चीजें देखती है, एक एमईसी और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। एमईसी क्या होता है, रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, दैट इज रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, कि वो जो अब नई प्रोड्यूसर गुड्स के ऊपर खर्च कर रही है, राइट, उस प्रोड्यूसर गुड, उस मशीनरी से उसको कितनी प्रॉफिट होने की एक्सपेक्टेशन है, राइट जी। और अगर वो मशीनरी उन्होंने फाइनेंस कराई है, मतलब लोन पे लेनी है उन्होंने, तो उनके ऊपर उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। इसका मतलब एमईसी क्या हुई, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। तो अगर एमईसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है तो ही प्राइवेट इन्वेस्टर जो है इन्वेस्टमेंट करेगा, पर अगर एमईसी कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है और रिटर्न कम आएगा आ रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, राइट। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, दैट इज सम ऑफ गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हुआ, गवर्नमेंट का एजुकेशन, फ्री एजुकेशन देने पर खर्चा, हेल्थ के ऊपर खर्चा, गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर खर्चा, राइट, ये गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, राइट। और गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या हुआ, जो गवर्नमेंट रोड्स बनाने के ऊपर खर्च कर रही है, ब्रिजेस बनाने के ऊपर खर्च कर रही है, वो गवर्नमेंट का फ्लाईओवर बनाने पर खर्चा कर रही है, वो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, राइट। और गवर्नमेंट ये दोनों तरह के एक्सपेंडिचर किसके लिए करती है, फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। और नेट एक्सपोर्ट्स क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, राइट। तो एडी के कंपोनेंट इन फोर सेक्टर इकोनॉमी, इन फोर सेक्टर इकोनॉमी एडी के कंपोनेंट्स हुए, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। और अगर हम थ्री सेक्टर इकोनॉमी में बात करें, तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी, जिसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर नहीं है, राइट, मतलब कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर रहे, वो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, तो उसमें तीन कंपोनेंट हुए, सी आई एंड जी, राइट। और अगर हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो टू सेक्टर इकोनॉमी क्या हुई, क्लोज्ड इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी नहीं है, राइट, तो वहां एडी के कंपोनेंट हुए सी एंड आई, राइट। तो अब हमारी जो फर्दर डिस्कशन इन तीन यूनिट्स में, सॉरी, हमारी जो फर्दर डिस्कशन है इन तीन चैप्टर्स में, एडी के तीन चैप्टर्स में, राइट, वो सिर्फ हमारी कहां तक रहेगी कि हम एडी के लिए सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी को अज्यूम करेंगे फॉर सिंप्लिसिटी, अपने मॉडल को सिंपल बनाने के लिए, राइट। हम यहाँ पर अजम्पशन ले रहे हैं कि इकोनॉमी में सिर्फ दो ही सेक्टर हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर और एक फर्म सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, ओके जी। तो अब एडी का अगर हमें बिहेवियर जानना है तो हमें एडी के इन कंपोनेंट सी और आई का बिहेवियर जानना पड़ेगा, राइट। और सी का बिहेवियर जानने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कंजम्पशन फंक्शन, राइट। तो शुरू करते हैं कंजम्पशन फंक्शन। आपको पता है कि इनकम का कुछ हिस्सा हम खर्च करते हैं, कुछ सेव करते हैं, राइट। इट मींस कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, क्यों, क्योंकि दोनों मिलकर इनकम को बनाते हैं, राइट। तो इफ वन ऑफ द फंक्शन इज नोन देन अदर कैन बी इजिली ऑब्टेन्ड, राइट। दैट मींस अगर आपके पास कंजम्पशन फंक्शन है तो आप सेविंग फंक्शन उससे डिराइव कर सकते हैं। दिस इज व्हाट कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, राइट जी। अगर एक पता है तो दूसरा उससे हम डिराइव कर सकते हैं। अब कंजम्पशन फंक्शन क्या है, कंजम्पशन फंक्शन है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन, मतलब कंजम्पशन का मतलब क्या, मतलब यहाँ पर एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स, राइट। तो कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। और सेविंग फंक्शन क्या होता है, सेविंग भी इनकम पर डिपेंड करती है, तो सेविंग फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम, राइट। तो C इज फंक्शन ऑफ इनकम और S इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ इनकम। यहाँ पर हम दो क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों की एक्सप्लेनेशन ऑलमोस्ट सेम है तो मैं इसको इकट्ठा कवर कर रही हूँ, राइट। तो कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन को हम एक टेबल और डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनकम के साथ कंजम्पशन कैसे चेंज होता है, इनकम के साथ सेविंग कैसे चेंज होती है, क्या रिलेशनशिप है उनका। तो इनकम अगर 0 है तो उस पर हम 20 खर्च कर रहे हैं। 20 क्या है, मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज मेंट फॉर सर्वाइवल। अगर आपकी इनकम 0 भी है तो भी आप खाना, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप खाना नहीं खाओगे, दैट मीन सर्वाइवल के लिए जो आपको खर्चा करना पड़ेगा वो तो आप करोगे ही करोगे, उसके लिए या फिर चाहे आपको पास्ट सेविंग में से निकालना पड़े या फिर आपको बोरो करना पड़े, राइट। तो अगर 0 इनकम है, उस पर 20 खर्च है, इसका मतलब सेविंग्स क्या है, नेगेटिव। दैट मीन्स लोग क्या कर रहे हैं, डिस सेविंग कर रहे हैं, अपनी सेविंग में से पैसा निकाल के खर्च कर रहे हैं, राइट। अगर इनकम 50 है तो खर्च क्या है, 60, राइट जी। इसका मतलब क्या है कि एट लोअर लेवल ऑफ इनकम जब हमारी बेसिक नीड पूरी नहीं हुई होती तो हमारे खर्चे हमारी इनकम से ज्यादा होते हैं, राइट। दैट मीन सेविंग्स क्या होती है, नेगेटिव। अगर इनकम 100 है तो खर्च 100 है, दैट मीन सेविंग्स क्या होंगी, 0। एट हायर लेवल ऑफ इनकम
क्या होता है, हमारी इनकम ज्यादा होती है, हमारे खर्च कम होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारी बेसिक नीड पूरी हो जाती है तो हम अपनी इनकम का कुछ हिस्सा सेव करते हैं। दैट मीन सेविंग क्या हो जाती है, पॉजिटिव, राइट। यहाँ पर एक चीज और क्लियर हो रही है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है खर्च भी इंक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है सेविंग्स भी इंक्रीज हो रही है, राइट। इसका मतलब इनकम और कंजम्पशन का भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इनकम और सेविंग का भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ओके, अब कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन को हम एक डायग्राम से शो करेंगे। ओके जी, तो इसके लिए हम 3 कर्व बनाएंगे, एक वाई कर्व बनाएंगे, एक सी कर्व और एक एस कर्व, राइट जी। अब वाई कर्व बनाने के लिए हम अज्यूम करेंगे कि जितनी इनकम है उतना ही खर्च है, राइट। जितनी इनकम है हम अज्यूम कर रहे हैं, एक्चुअल खर्च ये है, राइट, पर हम यहां पर अज्यूम कर रहे हैं इनकम लाइन को डिराइव करने के लिए। ओके, तो इनकम अगर 0 है तो खर्च भी क्या है, 0। इनकम अगर 50 है तो खर्च भी क्या है, 50। इनकम अगर 100 है तो खर्च भी क्या है, 100। इनकम अगर 150 है तो खर्च भी क्या है, 150। 200 पे 200 इनकम पर खर्च भी क्या है, 200, राइट जी। इन पॉइंट्स को मिला के हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई लाइन। ये लाइन क्या है, लाइन ऑफ 45 डिग्री, राइट। क्यों? क्योंकि इस लाइन के हर एक पॉइंट पर सी और वाई क्या है, इक्वल है, राइट जी। तो इस लाइन का जितना डिस्टेंस इस तरफ से है, मतलब इधर इनकम 50 और इधर खर्च 50, राइट जी। तो ये लाइन जो है वो जो एक्सेस है हमारे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसके बिल्कुल सेंटर में से निकलेंगी, राइट। क्यों? क्योंकि जितनी इनकम हम अज्यूम कर रहे हैं उतना ही हमारा खर्च है, जितनी इनकम है उतना ही हमारा खर्च है। तो ये लाइन क्या बनेगी, लाइन ऑफ 45 डिग्री। अब हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर सी लाइन, ठीक है। और सी एक्चुअली कितनी है, इनकम 0 है तो खर्च कितना है, 20। तो 0 पर 20, तो यहां हो जाएगा हमारा पॉइंट 0 पर 20। ओके जी, और 50 पर कितना है, 60, तो यहां हो जाएगा हमारा 60, राइट। और 100 पे कितना है, 100 कंजम्पशन है, और 150 पर कितनी है, 140, तो यहां हो जाएगा 140, और 200 पे कितना है, 180। तो ये हो गया हमारा पॉइंट। तो इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सी लाइन, राइट। अब हम ड्रॉ कर रहे हैं एस लाइन, मतलब एस कर्व। तो 0 इनकम पर सेविंग कितनी है, -20। तो हमें यहाँ नीचे -20, मतलब जितनी ये ऊपर 0 पे ये 20 था, है ना, अब उतना ही हमें क्या करना पड़ेगा, 0 पे कितना शो करना पड़ेगा, यहाँ 20 नीचे, -20। ओके जी, फिर यहाँ पर -10 हुआ तो -10, 0 पर सेविंग कितनी है, -20, 50 पर सेविंग कितनी है, -10, राइट। और 100 पर सेविंग क्या है, 0, और 150 पर क्या है, 10। तो 150 पर 10 यहाँ आ जाएगा हमारे पास, और 200 पे क्या है, ये 20। इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास सेविंग कर्व। आई होप आपको ये समझ आया होगा, राइट। तो इट इज क्लियर, एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन इंक्रीजेस, तो सी कर्व क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग। एज इनकम इंक्रीजेस सेविंग इंक्रीजेस, तो सेविंग कर्व भी क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग, राइट। लोअर लेवल ऑफ इनकम के ऊपर, लोअर लेवल ऑफ इनकम के ऊपर क्या है, सी, मतलब ग्रीन लाइन ऊपर है और रेड लाइन नीचे है, इसका मतलब सी वाई से ज्यादा है, ठीक है जी। तो सी वाई से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो रही है, डिस सेविंग्स हो रही है ना। और यहाँ पर इस पॉइंट पर सी और वाई इक्वल हैं, और सेविंग क्या है यहाँ पर, 0। इसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। इसे क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, और उसके बाद वाई लाइन ऊपर है और सी लाइन नीचे है, इसका मतलब वाई सी से ज्यादा है, इसका मतलब सेविंग्स पॉजिटिव है। सेविंग कर्व जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर आने का मतलब क्या है, सेविंग क्या है, पॉजिटिव है। और सेविंग कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, राइट, यहाँ इस पॉइंट पर, तो सेविंग 0 है। और जब सेविंग कर्व वाई एक्स एक्सिस से नीचे है तो इसका मतलब सेविंग्स क्या है, नेगेटिव है। तो जब सी वाई से ज्यादा है तो सेविंग नेगेटिव है, जब सी वाई के इक्वल है तो सेविंग 0 है, जब वाई सी से ज्यादा है तो सेविंग पॉजिटिव है, राइट। तो कंजम्पशन कर्व जो है वो क्या है, सीसी। कंजम्पशन कर्व इज व्हाट, सीसी, सी सी, ठीक है। और सीसी कर्व क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग, राइट। और ये कहां से शुरू हो रहा है, सीसी कर्व शुरू हो रहा है सी से, ठीक है। ये सी से शुरू होने का मतलब है कि 0 इनकम पर भी हम कुछ खर्च कर रहे हैं, जिसे क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। तो कंजम्पशन कर्व सीसी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट सी on the y-axis. It means there is minimum level of consumption even at 0 level of income because survival needs consumption. सेविंग कर्व जो है एस एस, सेविंग कर्व क्या है, एस एस, और ये कहां से शुरू हो रहा है,
starts from point S on the negative side of y-axis, it means savings are negative when consumption expenditure जो है that is more than income. और CC कर्व क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग, जो क्या शो कर रहा है? एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन इंक्रीजेस. और सेविंग कर्व भी क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग, जो क्या शो कर रहा है? इनकम बढ़ रही है तो सेविंग बढ़ रही है. और जैसे कि मैंने पहले बताया, एट लोअर लेवल ऑफ इनकम, जब हमारी बेसिक नीड पूरी नहीं हुई होती तो हमारा खर्च हमारी इनकम से ज्यादा होता है. और ये गैप जो है सी और वाई का, ये जो गैप है, इट इज कवर्ड बाय, या तो हम पास सेविंग से कवर करते हैं, जिसकी वजह से सेविंग्स क्या हो जाती है? नेगेटिव, या फिर हम बोरो करते हैं. और एट 100, मतलब जब हमारी 100 इनकम है, मतलब ओ वाई ले लो इसको, ओ वाई इनकम, तो ओ वाई इनकम पर सी और वाई क्या है? इक्वल है. दैट मीन सेविंग क्या है? जीरो. राइट. और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट. एंड एट हायर लेवल ऑफ इनकम, जब वाई सी से ज्यादा होता है, ओके, तो सेविंग क्या होती है? पॉजिटिव. हमारा टॉपिक है टेक्निकल एट्रीब्यूट्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन. और आपको पता है कंजम्पशन फंक्शन को प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहते हैं. राइट. तो टॉपिक है टेक्निकल एट्रीब्यूट्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, या फिर टाइप्स और काइंड्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. तो ये दो हैं, एक है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे इन शॉर्ट एपीसी बोलते हैं, और एक है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे एमपीसी बोलते हैं. एपीसी क्या है? कि आप अपनी इनकम का कितना प्रपोर्शन खर्च करते हो. राइट. अभी तक हम एब्सोल्यूट टर्म्स में बात कर रहे थे कि मान लो आपकी इनकम 150 है, तो आप उसमें से सपोज 140 खर्च कर रहे हो. अब आप 150 का कितना प्रपोर्शन खर्च कर रहे हो, दैट इज व्हाट एपीसी. राइट. दैट मीन्स अब हम रेशो निकालेंगे. तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू प्रपोर्शन ऑफ गिवन इनकम विच इज स्पेंट. राइट. और एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई. सपोज आपकी इनकम, मतलब आपकी इनकम कितनी है? 100, उसमें से आप 80 रुपीज खर्च कर लेते हो. राइट. तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हुआ? 0.8. राइट. नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि जब आपकी इनकम बढ़ी या आपकी इनकम में एडिशन हुआ, तो उस एडिशनल इनकम का आप कितना खर्च करते हो. राइट. तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू प्रपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम विच इज स्पेंट. राइट. दैट इज एमपीसी का फॉर्मूला होता है, डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई. राइट. दैट मीन्स आप अपनी एडिशनल इनकम का, दैट मीन्स आप अपनी बढ़ी हुई इनकम का, ओके, या फिर आप ऐसे कह लो आप अपनी चेंज्ड इनकम का कितना प्रपोर्शन खर्च करते हैं. ये गिवन इनकम का, ठीक है, और ये जब इनकम चेंज हुई तो उस एडिशनल इनकम का कितना खर्च करते हो. राइट. तो इसको समझते हैं हम एक टेबल की हेल्प से. वही टेबल अब मैं दोबारा ले रही हूँ, ठीक है. तो इस पर हम डिफरेंट इनकम लेवल पर हमारे पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है और हम एपीसी कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज सी अपॉन वाई. तो 20 अपॉन 0 हम अनडिफाइंड है, ठीक है, तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे. फिर है 60 अपॉन 50, दैट इज 1.2, ठीक है, एंड सो ऑन. ओके. दैट मीन यहाँ पर हमने सी और वाई को क्या किया है? डिवाइड किया है. 140 अपॉन 150, 180 अपॉन 200. ओके. और एमपीसी क्या है? चेंज. तो इनकम में चेंज, इनकम क्या हुई? 0 से 50, तो इनकम का चेंज क्या होगा? 50 माइनस 0. ओके. और खर्च क्या हुआ? 20 से 60, तो खर्च में चेंज क्या हुआ? 60 माइनस 20, तो 60 माइनस 20 डेल्टा सी हो गया, 50 माइनस 0 डेल्टा वाई हो गया. तो 40/50 मतलब 0.8. इसका मतलब हम लोग जो हैं वो अपनी एडिशनल इनकम का 80% खर्च कर रहे हैं. ओके जी. अब इनकम क्या हुई? 50 से 100, तो चेंज कितना आया? 50. और जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो 60 से 100 हुआ. इसका मतलब कितना चेंज आया? 40. तो 40/50 0.8. राइट. ऐसे ही हम बाकी कैलकुलेट कर लेंगे. इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि हम लीनियर कंजम्पशन फंक्शन को ले रहे हैं. और लीनियर कंजम्पशन फंक्शन होता है जिसमें एमपीसी क्या होती है? कांस्टेंट होती है. दैट मींस एवरी टाइम हम अपनी एडिशनल इनकम का, एडिशनल इनकम मतलब कितनी है? हर बार इनकम 50 से बढ़ रही है. राइट. और खर्च कितने से बढ़ रहा है? 40 से बढ़ रहा है. इसका मतलब हम हर बार अपनी एडिशनल इनकम 50 का में से 40 खर्च कर रहे हैं. दैट मीन्स 0.8. ओके. और 0.8 का मतलब 80%. अब एपीसी का क्या बिहेवियर है, राइट, या फिर फीचर्स ऑफ एपीसी क्या है, वो हम इसी स्केड्यूल से समझेंगे. ओके. तो क्या क्लियर हो रहा है? जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, एपीसी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. पहले 1.2 मतलब मोर देन 1, फिर 1, फिर लेस देन 1 हो गई. इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, हमारी बेसिक नीड पूरी होनी शुरू हो जाती है, तो हम अपनी गिवन इनकम का कम प्रपोर्शन कंज्यूम करते हैं और ज्यादा प्रपोर्शन सेव करते हैं. राइट. इसका मतलब एपीसी कम होगी और एपीएस बढ़ेगी. दूसरा, एपीसी जो है वो 1 से ज्यादा हो सकती है. देख रहे हैं आप 1.2 जो 1 से ज्यादा. ऐसा कब होगा? जब खर्च इनकम से ज्यादा होगा. राइट. एपीसी 1 भी हो सकती है. राइट. कब है 1? जब सी और वाई इक्वल है. ओके. एपीसी 0 भी नहीं है, एपीसी नेगेटिव भी नहीं है. क्यों? क्योंकि खर्च कभी भी 0 एंड नेगेटिव नहीं हो सकता. अगर आप 0 इनकम पर भी कुछ खर्च कर सकते हैं,
है ना, आपकी इनकम नहीं है फिर भी आप खर्च कर सकते हैं, राइट। तो इनकम होने पर, आपकी इनकम है और आप खर्च नहीं करो, ऐसा नहीं हो सकता। तो सी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए एपीसी ना तो कभी जीरो होती है ना नेगेटिव। और लास्ट क्या है कि रिच की जो एपीसी होती है वो कम होती है। ओके, क्यों? क्योंकि रिच की बेसिक नीड पूरी हो चुकी होती है, इसलिए वो अपनी गिवन इनकम का ज्यादा हिस्सा सेव करते हैं, कम हिस्सा खर्च करते हैं, राइट जी। और पुअर की बेसिक नीड पूरी नहीं हुई होती, इसलिए वो अपनी इनकम का ज्यादा हिस्सा खर्च करते हैं। तो एपीसी ऑफ रिच इज लो एंड दैट ऑफ पुअर इज हाई। जैसे हमने यहाँ बताया था, एट लोअर लेवल ऑफ इनकम एपीसी क्या है, ज्यादा है, मतलब पुअर लोगों की, एंड एट हायर लेवल ऑफ इनकम मतलब रिच के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं, एपीसी क्या है, कम है। ओके जी, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं फीचर्स ऑफ एमपीसी। और एमपीसी यहाँ पर तो हमने कांस्टेंट अज्यूम करी है। ओके, यहाँ पर हमने केन्स मॉडल है ये, एमपीसी यहाँ पर कांस्टेंट अज्यूम की गई है। अदरवाइज एमपीसी हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी खर्च भी बढ़ेगा, दोनों का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, राइट। तो पॉजिटिव रिलेशन की वजह से एमपीसी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट है कि एमपीसी जीरो हो सकती है। एमपीसी जीरो कब होगी? कि आपकी इनकम में चेंज आया, राइट, आपकी इनकम 50 से बढ़ी, राइट जी, पर आपने अपने खर्च में कोई चेंज नहीं किया, तो 0/50 क्या हो जाएगा? जीरो, राइट। एमपीसी 1 भी हो सकती है, दैट मीन्स अगर आपकी इनकम 50 से बढ़ी और आपने 50 ही खर्च कर दिया, राइट जी, तो डेल्टा सी और डेल्टा वाई इक्वल हुए, तो 1। पर एमपीसी कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम बढ़ी 50 से और आप 60 नहीं खर्च कर सकते, दैट मीन्स डेल्टा सी कभी भी डेल्टा वाई से ज्यादा नहीं होगा, जिसकी वजह से एमपीसी कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगी। और सेम जैसे एपीसी था, एमपीसी ऑफ रिच लो होती है क्योंकि उनकी बेसिक नीड पूरी हो चुकी होती है, और पुअर की हाई होती है। नेक्स्ट है सेविंग फंक्शन के टेक्निकल एट्रीब्यूट्स या फिर टाइप्स और काइंड्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्योंकि सेविंग फंक्शन का अदर नेम है प्रोपेंसिटी टू सेव। इसके भी दो टेक्निकल एट्रीब्यूट्स हैं, एक है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और दूसरा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है कि आप अपनी गिवन इनकम का कितना प्रपोर्शन सेव कर रहे हैं। तो एपीएस रेफर्स टू प्रपोर्शन ऑफ गिवन इनकम विच इज सेव्ड, और इसका फॉर्मूला होता है S/Y। और एमपीएस क्या होती है कि जब आपकी इनकम चेंज हुई, दैट मीन्स उस एडिशनल इनकम का आप कितना प्रपोर्शन, कितना परसेंटेज सेव करते हो, होती है एमपीएस, और इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, राइट। इसको भी हम एक शेड्यूल से शो करते हैं, ठीक है। तो इनकम में से सी माइनस करो तो एस होता है, राइट जी। तो एपीएस, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वाला शेड्यूल, मतलब सेविंग कैसे निकाली है। अब एपीएस क्या हुआ? S/Y। तो -10/50 -0.2, 0/100 0, 10/150 0.066 और 20/200 इज 0.1। ओके, और एमपीएस कैसे निकालेंगे? चेंज, तो इनकम में चेंज 50 का, और सेविंग में चेंज कैसे निकालेंगे? -10 -20। ओके जी, तो -10 माइनस प्लस, +20 में से 10 माइनस करा 10, और इनकम में चेंज 50, तो 10/50 कितना हुआ? 0.2। ऐसे ही इनकम हुई 50 से 100, मतलब चेंज आया 50 का, और सेविंग हुई -10 से 0, बड़ी है ना, तो 0 माइनस -10, 0 माइनस -10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 0 + 10 क्या हो गया? 10/50, दैट इज 0.2, राइट। ऐसे हम नेक्स्ट निकाल सकते हैं। तो एपीएस की फीचर्स क्या पता चल रही है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, एपीएस क्या हो रही है? इंक्रीज। पहले नेगेटिव थी, फिर जीरो हो गई, फिर पॉजिटिव हो गई, राइट। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, लोगों की बेसिक नीड पूरी होंगी, तो लोग अपनी इनकम का ज्यादा हिस्सा सेव करेंगे, ज्यादा प्रपोर्शन सेव करेंगे, कम प्रपोर्शन खर्च करेंगे। दूसरा, एपीएस नेगेटिव हो सकती है कब? जब सेविंग नेगेटिव होंगी, और सेविंग कब नेगेटिव होंगी? राइट, जब खर्च इनकम से ज्यादा होगा, राइट। नेक्स्ट है एपीएस जीरो भी हो सकती है। एपीएस जीरो है कब है? जब सेविंग जीरो है, और सेविंग जीरो कब होती है? जब सी और वाई इक्वल होंगे, राइट। पर एपीएस कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होगी, क्योंकि अगर एपीएस इक्वल टू 1 है, राइट, इसका मतलब आपकी जितनी इनकम है आप सेव कर रहे हैं, मतलब खर्च क्या हुआ? जीरो, जो नहीं हो सकता। ओके, तो इसलिए एपीएस कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकती। एपीएस एक से ज्यादा भी नहीं हो सकती। एपीएस एक से ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि सेविंग इनकम से ज्यादा है, पर ऐसा नहीं होता। सेविंग्स आर पार्ट ऑफ इनकम, इसलिए सेविंग कभी भी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती। और रिच की एपीएस ज्यादा होती है क्योंकि उनकी बेसिक नीड पूरी हो गई है, इसलिए वो अपनी इनकम का ज्यादा हिस्सा सेव करते हैं, कम हिस्सा खर्च करते हैं, और पुअर की कम होती है, राइट। और एमपीएस यहाँ हमने क्या अज्यूम करी है? कांस्टेंट, पर एक्चुअल में एमपीएस हमेशा पॉजिटिव होती है और कभी नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि सेविंग, इनकम बढ़ती है तो सेविंग भी बढ़ती है, दोनों का क्या रिलेशन है? पॉजिटिव, इसलिए एमपीएस हमेशा पॉजिटिव होगी, राइट। और एमपीएस रिच की हाई होती है,
ऑलरेडी जैसे एपीएस में बताया, और पुअर की लो होती है, राइट। नेक्स्ट है एपीसी और एपीएस का रिलेशनशिप। आपको पता है इनकम का कुछ हिस्सा खर्च होता है, कुछ सेव होता है, ओके। और अगर हमें प्रोपोर्शन निकालना है तो हमने दोनों तरफ y से डिवाइड किया, तो y अपॉन y, c अपॉन y एंड s अपॉन y, तो ये 1 हो गया। और c अपॉन y क्या होता है एपीसी, s अपॉन y क्या होता है एपीएस। इसका मतलब एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। उसी तरह एमपीसी और एमपीएस का रिलेशनशिप, अगर इनकम चेंज हुई तो चेंज इनकम में से कुछ खर्च में चला जाएगा, कुछ सेविंग में चला जाएगा। दोनों तरफ डेल्टा y से डिवाइड किया, राइट, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा y 1, डेल्टा c अपॉन डेल्टा y एमपीसी होता है, डेल्टा s अपॉन डेल्टा y एमपीएस होता है। इसका मतलब एमपीसी और एमपीएस का टोटल भी क्या होता है 1 होता है। दिस इज व्हाट द रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस। नेक्स्ट है सी को मतलब कंजम्पशन फंक्शन को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं एक इक्वेशन की फॉर्म में, राइट, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, जहां पर सी क्या डिनोट कर रहा है टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और सी बार क्या है ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो होता है जो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम, दैट मीन्स इनकम जीरो है फिर भी आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ खर्च कर रहे हैं। जीरो इनकम है पर उस पर आप कुछ ना कुछ खर्च कर रहे हैं, ओके। तो ये कौन सा खर्च हुआ, ये जो 20 खर्च है, दिस इज व्हाट ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज डिनोटेड बाय सी बार। और बी क्या है कि जब आपकी इनकम चेंज हुई तो आपके खर्च में जो चेंज आया, इनकम में चेंज होने से, इनकम 50 से चेंज हुई, खर्च 20 से 60 हुआ, मतलब 40 का चेंज हुआ, तो 40/50 इसका मतलब 0.8। इसका मतलब आप अपनी इंक्रीज इनकम का, आप अपनी एडिशनल इनकम का कितने परसेंट खर्च कर रहे हो 80%, राइट। तो कंजम्पशन फंक्शन की मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, सी मतलब टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इसको क्या कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो लेवल ऑफ इनकम विच इज मेंट फॉर सर्वाइवल। बी क्या है एमपीसी, राइट, और वाई क्या है नेशनल इनकम या सिंपल इनकम लेवल, ओके। तो अगर इनकम जीरो है, यहां पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि सी बार कितना है 20 और बी कितना है 0.8, ओके। तो अगर यहां पर हम इनकम की वैल्यू पुट करें, ठीक है, तो हम कंजम्पशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज इनकम जीरो है, तो इस इक्वेशन में इनकम की वैल्यू जीरो पुट करी, ठीक है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या आ गया 20, राइट जी। इनकम 50 है, ओके, तो यहां पर इनकम की वैल्यू हमने 50 पुट कर दी, तो खर्च कितना आ गया 60, और दैट जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं स्केड्यूल में, दैट मीन वो जो स्केड्यूल हमने पीछे फाइंड आउट किया था, ये उसी इक्वेशन के बेस पर निकाला गया है। C इज इक्वल टू 20 प्लस 0.8y, जहां हमने जीरो इनकम पर जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है मतलब C बार वो 20 अज्यूम किया है, और MPC मतलब हर बार हम अपनी एडिशनल इनकम का 80% खर्च कर रहे हैं, तो MPC हमने कितनी अज्यूम करी है 0.8, राइट। ओके, और इसी कंजम्पशन फंक्शन से हम सेविंग फंक्शन डिराइव कर सकते हैं कि जीरो इनकम पर अगर आप 20 खर्च कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा जीरो माइनस 20, सेविंग क्या हो जाएंगी -20, ओके। और बढ़ी हुई इनकम का मतलब एडिशनल इनकम का अगर आप 80% खर्च कर रहे हो, जैसे इनकम 50 से बढ़ी और खर्च 40 से बढ़ गया, ओके, तो 40/50, तो एमपीसी कितनी थी 0.8। इसका मतलब अगर आप अपनी एडिशनल इनकम का 80% खर्च कर रहे हो तो बाकी 20% कहाँ गया सेविंग में, तो 1 माइनस बी क्या हो जाएगा एमपीएस, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है 1, तो 1 में से बी माइनस किया मतलब 1 में से एमपीसी माइनस करा तो क्या आ जाएगा एमपीएस, तो ये 1 माइनस बी किसकी वैल्यू है एमपीएस की, और वाई क्या है इनकम, राइट। तो सेविंग फंक्शन क्या हुआ, सी से एस, सी बार से माइनस सी बार, और बी से 1 माइनस बी इंटू वाई। दैट मीन्स अगर आपके पास कंजम्पशन फंक्शन है तो आप सेविंग फंक्शन डिराइव कर सकते हैं, क्लियर। और एक चीज और, यहाँ पर ये जो टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इसमें सी बार क्या है ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, ओके, इसे ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और बी वाई में क्या है कि वाई जैसे जैसे चेंज होती जाएगी ये वाला खर्च कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का ये वाला हिस्सा क्या होता जाएगा चेंज होता जाएगा। देखिए 0.8 इंटू जीरो कितना हुआ जीरो, 0.8 इंटू 50 40, इसका मतलब जैसे जैसे इनकम चेंज हो रही है ये वाला पार्ट चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये वाला तो 20 रह रहा है ना कि इनकम चेंज हो रही है फिर भी ये चेंज नहीं हो रहा क्योंकि ये ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, और ये इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है क्योंकि ये इनकम के चेंज होने से चेंज होता जाएगा, राइट। इसका मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के
कंजम्पशन फंक्शन के दो कंपोनेंट हैं, एक ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम, ओके, और इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है दैट डिपेंड्स अपॉन लेवल ऑफ इनकम। तो इसके साथ ये हमारा जो थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है एडी एंड इट्स कंपोनेंट यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, राइट? इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बनता है, क्योंकि नॉलेज बांटते हैं तो नॉलेज बढ़ती है। थैंक यू सो मच।